Hello students, today we are going to discuss a very important concept in electrical instrumentation and measurement, that is the construction of a moving iron instrument. Basically these instruments are used to measure current or voltages. Okay, so let's start discussing about this type of instruments, their construction and working principle. So basically there is a cylindrical shape magnetic material and around which we are using coils. So the coil with many turns is wound over a cylindrical shape magnetic material. Okay, and we are allowing a current to flow through this coil. So this is the current we want to measure. We don't know what is the amount of current flowing through this coil. We want to measure the current which is flowing through this coil. So we are allowing that current to flow through this coil which is wound over this cylindrical shape magnetic material. So basically when current flow through this system, this entire system will work as an electromagnet. That means they have the property of a magnet. They develop the property of a magnet. So that's why we can say that it will behave like a magnet having north pole and south pole. Okay, and we have a iron piece over here. This is an iron piece. Obviously this iron piece will feel the attraction of this system or this arrangement. In this arrangement we are allowing current to flow through this coil, so obviously this will act as an electromagnet, so it will behave like a magnet. That's why this iron piece will feel the attraction of this magnet. Obviously जैसे ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से मतलब ये पूरा सिस्टम एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा आयरन पीस हमने रखा है जिसको ये अपने और क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ऑब्वियसली आयरन पीस को मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, तो उसी प्रिंसिपल में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई आयरन पीस है वो इसके ओर अट्रैक्टेड होगा. ठीक है, तो अभी जो आयरन पीस है इसका क्या करते हैं ना, पाइवोट कनेक्शन कर दिया जाता है. पाइवोट कनेक्शन क्या होता है, देखो ऐसे करके इसको फिक्स कर दिया जाता है अराउंड दिस पॉइंट. ये अभी फिक्स हो गया. अभी ये रोटेट कर सकता है अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस अभी ये रोटेट कर सकता है. देखे होगे जैसे गाय को क्या करते हैं ना, लकड़ी में उनको बांध दिया जाता है रस्सी के हेल्प से, तो वो क्या होता है ना, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन ही कर सकते हैं. ठीक है, तो उससे कनेक्शन को हम बोल सकते हैं पाइवोट कनेक्शन. जैसे गाय को बांधते हैं खंबे से, तो खंबे से जब गाय को बांधते हैं तो रस्सी जितना दूर होगा उतने ही दूर के अंदर ही उसका मूवमेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन में. तो वैसे यहाँ पे हमने एक पाइवोट कनेक्शन कर दिया है आयरन पीस का. तो जैसे इसका पाइवोट कनेक्शन हो जाएगा, ये खाली अबाउट दिस एक्सिस इसका रोटेशन हो सकता है. ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस ये आयरन पीस का रोटेशन हो सकता है. तो यहाँ पे हमने पाइवोट कनेक्शन कर दिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग को कनेक्ट कर देंगे. अब ये स्प्रिंग की यूज होता है वो भी बताएंगे हम. ठीक है, तो जैसे ही हमने पाइवोट कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, तो ये जो आयरन पीस होगा, जैसे ही इसमें हम करंट को अलाउ करेंगे फ्लो करने के लिए, तो ये पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. जैसे ये मैग्नेट बन जाएगा, ये आयरन पीस को अपने ओर खींचेगा. इसी को ही बोलते हैं अट्रैक्शन. ये इसकी ओर अट्रैक्टेड हो जाएगा. कौन अट्रैक्टेड हो जाएगा, ये जो आयरन पीस है इसकी ओर अट्रैक्टेड हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ये तो अट्रैक्टेड हो गया इसके पास. अगर मैं यहाँ पे करंट सप्लाई को बंद कर देता हूँ तो ये तो अभी अब मैग्नेट के हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ये तभी मैग्नेट बनता है जब यहाँ से हम करंट फ्लो कराते हैं कॉइल से. ठीक है, तो जब ये मैग्नेट बना था तो ये आयरन पीस को अपने ओर खींच लिया था. लेकिन जैसे यहाँ पे हमने सप्लाई देना बंद किया या तो करंट को यहाँ से देना बंद कर दिया, तो ये अभी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. तब क्या होगा कि ये जो आयरन पीस है वो अपने नॉर्मल पोजिशन में वापस से नहीं आ पाएगा. वो क्या होगा, यहीं पर ही रुक के रह जाएगा. तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक स्प्रिंग का कनेक्शन कर दिया है, सो दैट जैसे ही हमने करंट सप्लाई यहाँ से बंद करेंगे तो ये जो आयरन पीस यहाँ पे होगा वो बाउंस बैक करेगा अपने ओरिजिनल या तो नॉर्मल स्टेट में या तो नॉर्मल पोजीशन में यहाँ पे बाउंस बैक कराएगा. ठीक है, तो देखो जब करंट नहीं है उस टाइम तुम्हारा ये जो आयरन बार है वो यहीं पर ही रहेगा. तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एक पॉइंटर को अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर हमने एक स्केल बना दिया है. ठीक है, तो स्केल में यहाँ पे मार्किंग कर दी, यहाँ पे 0 करंट करके मार्किंग कर दी. तो जब भी मेरा पॉइंटर यहाँ पे होगा हम बोलेंगे कि कोई भी करंट मेरा यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरा पॉइंटर का भी कुछ मूवमेंट नहीं है. अगर पॉइंटर मूव नहीं कर रहा है मतलब हम ऐसे सोचेंगे कि 0 करंट फ्लो कर रहा है अभी.
तुम्हारा कॉइल से होते हुए। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ करंट फ्लो किया, मान लेते हैं 2 एम्पियर का करंट मैंने यहाँ से छोड़ा है, तो जैसे ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा ये पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा। पूरा जैसे ये मैग्नेटाइज हो जाएगा ये आयरन पीस को अपने ओर खींचेगा, ठीक है। तो जैसे ये आयरन पीस को अपने ओर खींचेगा वैसे ही ये आयरन पीस थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा, तो पॉइंटर भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 2 एम्पियर करके। तो जब भी मेरा पॉइंटर इस पोजीशन में आएगा हम ऐसे सोच सकते हैं कि मेरा जो कॉइल है वो 2 एम्पियर का करंट अभी कैरी कर रहा है, इसीलिए मेरा पॉइंटर में कुछ डिफ्लेक्शन आया और ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। पॉइंटर में डिफ्लेक्शन क्यों आया? बिकॉज दिस आयरन पीस फील द अट्रैक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये आयरन पीस अट्रैक्टेड होगा और यहाँ पे आना चाहेगा, तो उस हिसाब से आयरन पीस के साथ पॉइंटर अटैच्ड है, इसीलिए पॉइंटर भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और ये जो पॉइंटर का न्यू पोजीशन होगा वो बताएगा कि कितना करंट यहाँ पे फ्लो किया है। उस करंट के हिसाब से हमने इसका डिफ्लेक्शन को देखा और उस डिफ्लेक्शन के हिसाब से देखा कितना डिफ्लेक्ट किया होगा, तो मतलब इतना करंट ही फ्लो किया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया है, तो 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है 2 एम्पियर करंट। जैसे 5 एम्पियर का डिफ्लेक्शन होगा हम मान लेंगे कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो किया है, इसीलिए मेरा जो पॉइंटर है वो 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाया। और ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो आयरन पीस है वो खींचा हुआ जा रहा है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो अभी हम निकालेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस करंट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कितना जोर से खींचा हुआ आएगा वो इसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं। ये कितना मैग्नेटाइज हुआ है, कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है मेरा बिकॉज ऑफ द करंट। ये पूरा जो सिस्टम है वो कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है। अगर अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं हुआ होगा तो हम बोल देंगे इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं है मैग्नेटाइज होने का, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन भी होगा वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, बहुत ही कम अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि बहुत धीमे से अट्रैक्ट करेगा, वो डिपेंड कर रहा है इसका स्ट्रेंथ कितना है। किसका स्ट्रेंथ कितना है? इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है। और एक फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि होगा तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार। देखो यहाँ पे जो आयरन बार तुम देख रहे हो ये अगर अच्छे से मैग्नेटाइज हो गया तब भी क्या होगा, ये बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर ये ठीक से मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, तो अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये अच्छे से अट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो ये भी अच्छे से मैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द फ्लक्स बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये अच्छे से अट्रैक्ट होगा कि नहीं उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। तुम ऐसे मटेरियल मतलब यहाँ पे जो आयरन का तुमने पीस लिया है वो अगर अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा तो वो अच्छे से भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ कितना है मैग्नेटाइजेशन होने का, ये आयरन बार का, ये आयरन बार अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है कि नहीं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना डेवलप होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा करंट दोगे ये उतना अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, ये जितने अच्छे से मैग्नेटाइज होगा आयरन बार भी उतने ही अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, सो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन बार, दोनों करंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ से जितना ज़्यादा करंट दोगे ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, उतना उसका ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, और ये जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ इसका आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जितना अच्छे से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उतना ही अच्छे से ये आयरन पीस भी अट्रैक्टेड होगा। तो मतलब ये मैग्नेटाइज अच्छे से हुआ है तो ये अट्रैक्ट भी अच्छे से होगा। तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा आयरन पीस का, ये भी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कितना हम करंट दिए हैं। मोर इज द करंट, मोर इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस आयरन बार ऑल्सो।
Okay, so I can say that the strength of magnetization of electromagnet is solely depends on the current flowing through this coil. More is the amount of current flowing through this coil, more is the magnetization of this electromagnet. And ये जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा उतना ही अच्छे से ये आयरन भी इसके ओर खींचा चला आएगा, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बेसिकली इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये आयरन बार कितने अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है। इसका भी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है। तो इसके ऊपर भी हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है। तो अब बताओ कि ये जो आयरन पीस अट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ तो ये भी अच्छे से अट्रैक्ट होगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मोर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका भी मैग्नेटाइजेशन उतना ही अच्छे से हो सकता है। तो इसलिए हमने दोनों फैक्टर को बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये जो आयरन बार का भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो करा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिपेंड अपॉन द करंट, सो आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली ये जो स्ट्रेंथ है, किसका स्ट्रेंथ, आयरन बार का स्ट्रेंथ है, ओके, ये कैसे मैग्नेटाइज हो रहा है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से कितना ज़्यादा करंट दे रहे हो। मोर इज द करंट, मोर इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस बार ऑल्सो। तो इसका भी जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, करंट के ऊपर है। सो आई कैन से दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ओके। But here we are not taking force, we want to take it in the form of torque. Why? Because torque is the quantity that helps this pointer to rotate. So this is the movement, we call it rotation. Okay, here the pointer is not in a linear motion, here the pointer try to rotate, so we call the pointer is under the influence of a torque. So basically we don't take force, we take torque. So torque is also directly proportional to current का square. देखो टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू सम डिस्टेंस। सो आई कैन से अगर फोर्स तुम्हारा करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, तो जो टॉर्क भी होगा वो भी करंट के स्क्वायर के हिसाब से डिपेंड करेगा। टॉर्क इज द रोटेटिंग फोर्स, टॉर्क इज नथिंग बट ए रोटेटिंग फोर्स जो कि पॉइंटर के ऊपर काम कर रहा है, या तो बोल सकते हो आयरन पीस के ऊपर काम कर रहा है जो कि इसको रोटेट कराएगा। जब भी ये रोटेट करना चाहेगा तुम्हारा पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, एंड बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर वी कैन से हाउ मच करंट इज फ्लो through this coil. More is the deflection of the pointer, I can say more is the current flowing through this coil. Okay, so you must remember that this torque is nothing but your deflection torque. This is responsible to deflect the pointer of this instrument. So ये जो torque यहाँ पे develop हुआ है वो current के square के ऊपर depend कर रहा है, and we call it deflecting torque, and that is proportional to I square. अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ, तो दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट, लेट इट बी k1 इनटू I1 स्क्वायर। आई कैन राइट इन दिस वे और नॉट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू k1 इनटू I1 स्क्वायर। सो नाउ व्हेन दिस आयरन पीस इज डिफ्लेक्टेड, इट इज ऑब्वियस दैट दिस स्प्रिंग आल्सो स्टोर अ टॉर्क, बिकॉज ये जो स्प्रिंग है वो तो ट्विस्ट हो जाएगा ना। जैसे ये पॉइंटर का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, आयरन पीस ट्राई करेगा मूव करने के लिए, तो ये जो स्प्रिंग होगा इसमें क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। तो जब ये ट्विस्ट होगा, जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा इसके अंदर भी एक टॉर्क डेवलप करेगा, जिस टॉर्क को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। एंड ये जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो आयरन पीस है वो कितना ज़्यादा मूव किया है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ही ज़्यादा इसमें ट्विस्टिंग आएगा कॉइल में, और ये कॉइल में जितना ज़्यादा ट्विस्टिंग आएगा उतना ही ज़्यादा इसमें भी एक टॉर्क डेवलप होगा, एंड दैट टॉर्क इज कॉल्ड कंट्रोलिंग टॉर्क, व्हिच इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ओके, मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर इज गोइंग टू बी द कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप इनसाइड दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर में कितना ज़्यादा टॉर्क डेवलप होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क बोल दो या तो रिस्टोरिंग टॉर्क बोल दो, ये टॉर्क बेसिकली डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन के ऊपर। मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर इज द अमाउंट ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप इनसाइड दिस स्प्रिंग। अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है, टू अपोज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करने का काम करता है कंट्रोलिंग टॉर्क। दिस टॉर्क अपोज द deflecting
Getting my point? This torque will oppose the deflecting torque. Okay, so अब बताओ कि मेरे पास दो टॉर्क है, एक है मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क एंड दूसरा टॉर्क जो है दैट इज आवर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है TC is equal to a constant, here also I can introduce a constant K2 into theta. So controlling torque is equal to K2 into theta. More is the deflection, more is the deflection, more is going to be the controlling torque develop inside the spring. So ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारा कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज योर डिफ्लेक्शन इज राइजिंग। तो जैसे जैसे हमारा डिफ्लेक्शन राइज होगा, दिस कंट्रोलिंग टॉर्क इज गोइंग टू राइज और इंक्रीज, एंड एट ए टाइम में कम व्हेन दिस कंट्रोलिंग टॉर्क मे बी इक्वल टू आवर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. That condition is called equilibrium condition, where our controlling torque is basically equal to our deflecting torque. So under that condition I can write K1 into I square is equal to K2 into theta. Okay, because these two torques are balanced to each other under equilibrium condition. Okay, under that condition we get the reading, we take the reading. जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा स्प्रिंग जो है, मतलब मेरा जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है 2 एम्पियर को, तो इस टाइम इस पॉइंटर के ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो लगा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे है. ठीक है, फिर जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब अगर तुम यहाँ पे करंट देना बंद करते हो तो ये जो पॉइंटर होगा वो वापस से 0 पे आएगा. इसको लेके किसने आया? स्प्रिंग के अंदर में जो टॉर्क डेवलप हुआ है, कौन सा टॉर्क डेवलप हुआ है? कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप हुआ है. उसका ही काम है कि जो पॉइंटर यहाँ पे था उसको फिर से नॉर्मल पोजीशन में लेके आना, मतलब 0 एम्पियर जो पॉइंट है वहाँ पे लेके आना, वो काम तुम्हारा ये स्प्रिंग का है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा स्प्रिंग यहाँ, मतलब ये पॉइंटर यहाँ पे था, इसके ऊपर दोनों ही टॉर्क काम कर रहे हैं. कौन कौन से टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की भी इसके ऊपर अप्लाइड है एंड कंट्रोलिंग टॉर्क भी अप्लाइड है, और दोनों टॉर्क मेरा बराबर है. इसलिए मेरा जो पॉइंटर है वो ना लेफ्ट साइड जाना चाहता है ना राइट साइड जाना चाहता है, ठीक 2 एम्पियर पे ही वो रुका हुआ है. इसका मतलब वो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ. इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही हमको रीडिंग मिलता है. तो जब मुझे रीडिंग मिल रहा होगा, मैं माइंड में ये सोचूंगा कि अभी मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क जितना भी डेवलप हुआ होगा मशीन के, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो किसके बराबर हो गया होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो गया होगा. इसीलिए मेरा जो पॉइंटर है वो आगे और नहीं बढ़ रहा है. ठीक है, तो उस टाइम में क्या बोल सकता हूँ कि दोनों टॉर्क मेरे इक्वल्स हैं, और इसी कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो अंडर दैट कंडीशन आई कैन से द deflecting torque is equal to controlling torque. Okay, deflecting torque is nothing but K1 into I square, and controlling torque is basically equal to K2 into theta. So K1 by K2 into I square is equal to theta. Just I am dividing this K2 this side, I am taking this K2 to this side, so it is divided, and this K1 by K2 itself is a constant. Ratio of two constant is itself is a constant, so I can write K into